कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ मैं बेसिक डिस्कस करूंगा। क्लास 12 जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे मेनली मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है, इसका बेसिक हमने कल ही देख लिया था, है ना, डिफरेंशिएबल कब है, और फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ना, सो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो ये 3 चीजें इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। और ये बैकबोन है उस चैप्टर का। जैसे अभी आप मैक्सिमा मिनिमा करोगे तो मैक्सिमा मिनिमा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, तो वो आपको सीखना है। फिर इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो ये ठीक से आएगा तो इंटीग्रेशन भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले डायरेक्टली याद हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ठीक से आएगा तो एरिया ठीक से आप निकाल पाओगे। और इंटीग्रेशन का यूज हमें तो बहुत होने वाला है, पीडीएफ से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, है ना, पीडीएफ को इंटीग्रेट करके सीडीएफ निकालते हैं, डबल इंटीग्रेशन में आता है, ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन खूब आएगा, डिफरेंशिएशन खूब आएगा, तो ये आपका ठीक होना चाहिए पोर्शन। चलिए तो मैं अभी ऐसे ही डिस्कस करता हूँ, फिर बुक पे आते हैं। तो बताइए कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, बताइए कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा? तो अ फंक्शन f है, मान लो जिसका डोमेन d है, d टू r है, r कोडोमेन है, d इज डोमेन, r इज कोडोमेन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, जो कि इसके डोमेन में है। तो कोई पॉइंट है a, स्मॉल a, जो कि डोमेन में है फंक्शन के। इफ एंड ओनली इफ, एक तो बेसिक आइडिया है कि फंक्शन की लिमिट उस a पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू उस a पॉइंट पे इक्वल हो, एक तो बेसिक आइडिया ये है। इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो ये एग्जिस्ट कब करती है, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एंड देन f a, ये तीनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये एक आइडिया है बेसिक, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये जब इक्वल होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मानेंगे उस पॉइंट पे। तो ये कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट है। अब आता है कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, किसी फंक्शन को किसी सेट पे कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे हम? Yes. So when function is continuous at each point in that set, उस सेट के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, तो बोलेगा उस सेट पे कॉन्टिन्यूअस है। जैसे आप देखते हैं ना, मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R, बट मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन R, इस तरह से लिखा रहेगा स्टेटमेंट। तो नॉट कॉन्टिन्यूअस है R, ये नहीं कि हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है मॉड x R पे, इसकी सिर्फ वजह ये है कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए पूरे R पे भी डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि R पे डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे जब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो ये समझना होगा। समझ रहे, मैं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन R, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको थोड़े मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल लॉजिक्स आपके ठीक होने चाहिए किसी स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए या समझने के लिए कि उसकी मीनिंग क्या है ना, कहीं फॉर ऑल है, कहीं देयर एग्जिस्ट है, कहीं फॉर सम है, ये सब पता होना चाहिए मीनिंग क्या है इसका, कि फॉर सम लिखा रहता है, फॉर ऑल लिखा रहता है, देयर एग्जिस्ट लिखा रहता है, तो ये सब की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। कि कई बार ऑप्शन 4 ऑप्शन में ऐसा वर्ड लिखा रहता है, तो आपको मीनिंग क्लियर रहेगा, देन यू विल डिसाइड कि ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से। तो कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट का मतलब है कि अ फंक्शन f जो कि d से लेके मान लो r में है, इज कॉन्टिन्यूअस
on a set S if and only if f is continuous at each point of set S। ठीक है, तो सेट S के हर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है, देन वो पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर एक भी पॉइंट ऐसा हुआ सेट S में जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो मतलब दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन इट S, सेट S। तो ये ओके है, सबको पता है ऑलरेडी, 12th क्लास में ये सब लिखा हुआ है। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। सो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा? तो मतलब ये हो गया कि अ फंक्शन f जिसका डोमेन D है, कोडोमेन R है, इज डिफरेंशिएबल at x is equal to a belongs to D if and only if, हमने कहा था ना कि लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट। सिंपल, एक फंक्शन है किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली दिस एग्जिस्ट। अभी एग्जिस्ट कब करती है? सो दैट इज लिमिट x टेंस टू a माइनस fx minus fa upon x minus a, this is equal to limit x tends to a plus fx minus fa upon x minus a। This is left hand derivative, इसका नाम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसका नाम है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी को बुक में आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं लिखा हुआ, इसी चीज को लिखते हैं वो लोग लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो लेफ्ट हैंड में माइनस आ जाएगा, a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन h, यहाँ माइनस h। देखो a माइनस h किया इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ h पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, इस तरह से होगा। यस यस, ये इंटेंशनल है, यहाँ कोई गलती नहीं है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि यहाँ a माइनस h है, तो सोचो h एक पॉजिटिव नंबर है, तो a माइनस h क्या होगा? 0 के लेफ्ट साइड में होगा या 0 के राइट साइड में होगा? a माइनस h a की लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है? लेफ्ट साइड। कब? जब h पॉजिटिव है। अगर मैं h को नेगेटिव ले लूं, मान लो यहाँ h टेंस टू 0 माइनस लिखता हूं, अगर मैं h को नेगेटिव नंबर लेता हूं तो बताओ a माइनस h, हाँ कहां पे? हाँ वहां 0 माइनस करूंगा तो सेम लिखना पड़ेगा फिर, है ना। देखो जो लोग कहना चाह रहे हो उनको मैं समझा दूं, या तो ऐसा लिखो या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अगर ऐसा लिखूंगा तो यहां भी मुझे सेम चीज लिखनी पड़ेगी। आपको समझ रहा हो, दोनों सेम है। अगर यहाँ 0 माइनस 0 प्लस करोगे तो फंक्शन सेम लिखना पड़ेगा, लाइक हियर यहाँ 0 माइनस 0 प्लस किया तो सेम फंक्शन है, यहाँ दोनों तरफ 0 प्लस है, तभी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, क्योंकि a माइनस h लेफ्ट साइड a की हो जाएगी, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, क्योंकि h पॉजिटिव है। अगर h नेगेटिव लूंगा ना तो a माइनस h राइट साइड में आ जाएगी a के, तो ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगी, ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई।
किसी को कंफ्यूजन है इसमें देख लो। सो ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन लिखा अलग अलग तरीके से। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। चलो आगे, अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ सेट। डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ सेट। डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ सेट, किसी सेट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बताओ क्या करेंगे? जैसे कॉन्टिन्यूटी में किया ना वैसे ही करेंगे। कब हम बोले कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है सेट एस पे, ऐसा कब बोल सकते हैं? कोई बताओ, अभी तो पता तो है सब लोगों को। When can we say function is differentiable at on a set? तो लाइव क्लास में हो तो अटेंटिव बनो, जो कुछ पूछ रहा हूँ आंसर बताओ, तुम भी डाउट हो पूछो तभी सीखोगे, वरना रिकॉर्डिंग या देखना ही तो यूट्यूब पे इतने सारे रिकॉर्डिंग फ्री में पड़े हुए हैं। इवन मेरी रिकॉर्डिंग ऐसी फ्री मार्केट में मिली, बच्चों है ना यूज कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग से बहुत ज्यादा कोई सीखता नहीं है, जब तक तुम्हारा पेन नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा, तुम कितनी मूवीज देख लो कुछ समझ नहीं आना, ठीक है, चाहे कितनी रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक, सिंपल है कि सेट के हर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, अब आते हैं नहीं वो तो पॉइंट पे चेक करने के लिए है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पॉइंट पे होता है। अब तो पहले तुम्हें पॉइंट पे चेक करना होगा, हर पॉइंट पे है तो वो सेट पे है, तो यहाँ सेट पे चेक करने के लिए कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं होता। तुमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा यहाँ पे? हाँ तो पूछो ना। एक तो मुझे समझ नहीं आता सेट क्या होता है, पॉइंट में और सेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेट? सेट क्या है? हाँ ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, तो सेट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो सेट पे कैसे चेक करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी? जब पॉइंट पे चेक करेंगे। तो मैंने पॉइंट को पहले लिखा है ना यहाँ पे, फिर अब सेट पे लिखा रहा हूँ। तो पॉइंट पे भी चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यहाँ भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करेंगे। तो सेट पे चेक करने के पहले पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम बोलेंगे कि सेट के हर पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ो ना ठीक से। अब ठीक से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है कि सेट एस पे कब डिफरेंशिएबल होगा? अब सेट पे लिमिट थोड़ी निकालते हैं हम लोग, लिमिट किस पे निकालते हैं? पॉइंट पे निकालते हैं ना। यहाँ क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू s, ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं हम। एक बार पढ़ो ना, क्या इसमें कंफ्यूजन है पूछो। इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इसमें हम क्यों निकालेंगे? ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये तो डेफिनेशन है, आपको समझना है कि डेफिनेशन है क्या मतलब जी। हाँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि
क्या उस सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। जैसे मॉड x हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर पूरे r पे डिफरेंशिएबल है, पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस है, वो ग्राफ देख के समझ आ जाता है। तो इस तरीके से चलो, तो ये डिफरेंशियलिटी ऑन अ पॉइंट, तो पॉइंट पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करना है। अब पॉइंट पे चेक करने के बाद हम सेट पे बोलेंगे कि सेट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये चीज है। सो डिफरेंशियलिटी ऑन अ सेट जी, हाँ, तो इंटरवल भी एक सेट ही है, इंटरवल भी एक सेट है, तो उस इंटरवल के हर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरवल तो सेट ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ f(x) बराबर x स्क्वायर और g(x) बराबर mod x। तो जो लोग कल की क्लास में आए होंगे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे मान लो ऐसा लिखूं मैं कि ऑप्शन ए है, तुम्हें सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है f is continuous and differentiable on set of real number, ठीक। ऑप्शन बी f is continuous and differentiable on set of real number। set of real number क्या है आपका, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सी ऑप्शन है f is continuous and differentiable on 0 to infinity। तो ऑप्शन डी है g is, तो g है यहाँ पे ना, continuous and differentiable on 0 to infinity। बताओ कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ये मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, हाँ। ए एंड सी, और बाकी लोग ए सी डी या सिर्फ सी डी, हाँ। तो अभी किसको कंफ्यूजन है पूछो इसमें, ए सी डी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे देखो तुम अगर इसको चेक करोगे तो जैसे होगा क्या, अब जैसे इसको हम चेक करें तो ये बी गलत क्यों है ये सोचते हैं। G is continuous and differentiable on R कह रहा है, तो पूरा रियल नंबर में जीरो भी आता है, लेकिन हमने कल ही देखा था कि जो mod x है वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो जीरो तो इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है जस्ट। अब यहाँ पे क्या किया, डी ऑप्शन में क्या हुआ, G is continuous and differentiable on 0 से infinity, ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ मैंने जीरो को बाहर कर दिया, तो इसमें अब जीरो है ही नहीं। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नंबर 0 से इंफिनिटी में है, हर नंबर पे mod x डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी और कॉन्टिन्यूअस भी है। इसको प्रूव करूं, देखो जैसे अगर fx की बात करूं मैं, तो fx है x स्क्वायर, तो अगर आप इसको चेक करो कॉन्टिन्यूटी तो होगा क्या, अब ये जनरलाइज हमें खुद ही करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू c fx कितना आ जाएगा c स्क्वायर और f ऑफ c c स्क्वायर फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, लिमिट फंक्शन की और वैल्यू फंक्शन की सेम ही आएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन f है दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, क्योंकि मैं किसी भी रियल नंबर पर लिमिट निकालूंगा एक्स स्क्वायर की और वैल्यू निकालूंगा सेम ही आएगी, चाहे 1 ले लो c के जगह पे तो 1 1 आ जाएगा, 2 ले लो तो 4 4 आ जाएगा, तो हमेशा इक्वल आएगी दोनों, है ना। अगर इक्वल आती है तो कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं आप,
तो हम एफ डैश ए निकालते हैं। अब यहां से आप चेक करेंगे लिमिट किससे करना चाहो, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। x टेंड्स टू a ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा, तो लिमिट तो निकालना आता ही है सभी लोगों को। अभी एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, अभी 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो या फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1, तो x को a रख दो, 2a आ गया। तो मतलब a तुम कोई भी रियल नंबर लो ये 2a आएगा। सो दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर एनी a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल, है ना, इसका मतलब दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये जो लिमिट है एग्जिस्ट फॉर ऑल क्या, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये किसी भी रियल नंबर की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है। तो इसका ये मतलब समझ आया कि जो f है f इज डिफरेंशिएबल। हालांकि एग्जाम में प्रूफ नहीं करना, आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो इस तरह से प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अभी सीखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो f इज डिफरेंशिएबल ऑन r, तो f क्या है, r पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो f इज डिफरेंशिएबल ऑन r। अब आता है gx पे, जो gx हमारा है कि gx इज मॉड x, ठीक। gx क्या हो गया, मॉड x हो गया। सो gx इज मॉड x। अब यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं लिमिट लिखता हूं x टेंड्स टू c fx, सो ये मॉड c हो जाएगा, और f ऑफ c निकालूंगा तो भी मॉड c होगी, ये हमेशा इक्वल होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लिमिट में, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ से भी तुम देख सकते हो, ये मॉड x का ग्राफ है, तो ये है। यहाँ तुम अगर x स्क्वायर का ग्राफ बनाते तो यू नो ऑलरेडी, सब लोग को पता ही है ग्राफ, तो ये x स्क्वायर का रफली ग्राफ है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो यू कैन ड्रॉ टैंजेंट एट एनी पॉइंट, तो मतलब डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब इक्वल है ना, तो f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r। अब जब तुम इसमें डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे होगे f डैश c निकालो, या a लिखो जैसे लिखना है। सो लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक। अब ये क्या बनेगा, मॉड x माइनस मॉड c अपॉन x माइनस c। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि क्या ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, मैं c के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर चूज करूं, क्या ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अगर ऐसा होता है तो पूरे r पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या ऐसा होगा। है ना, इनिशियली 0/0 है, और तुम तो मॉड x का फॉर्मूला जानते नहीं हो कि एल लगाओगे, यहाँ पे एल ऑर्बिटल नहीं लगा सकते आप, है ना, क्योंकि मॉड x का डेरिवेटिव जानते ही नहीं, हम डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ केसेस में ब्रेक करना होगा इसको, c प्लस c माइनस, किस पॉइंट पे डिपेंड करता है c को क्या चूज कर रहे हैं, है ना। तो किस पॉइंट पे c क्या है, क्या c के जगह 1 रखूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, c को 1 रख देता हूं मैं। चलो भाई c के प्लेस पे हम 1 रख देते हैं। अगर मैं c के जगह 1 चूज करता हूं तो ये क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 mod x minus mod 1 upon x minus 1. So limit x tends to 1 to mod x minus 1 upon x minus 1. x तो 1 के नेबरहुड में है ना,
तो x अगर 1 के नेबरहुड में है, तो बताओ 1 के राइट साइड में हो या थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो, 1 के थोड़े राइट में और थोड़ा लेफ्ट में हो, इससे क्या कुछ फर्क पड़ता है मॉड x को? मतलब स्टिल क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो x तो 1 के आसपास का नंबर है, x इज इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 1, तो x या तो 0.999 टाइप का है, x है 1.111 1.00001 टाइप का, जो 1 के स्लाइटली राइट में या स्लाइटली लेस में होगा, जो 1 के बहुत क्लोज है। तो दोनों केस में पॉजिटिव है, चाहे राइट हैंड लिमिट हो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लो। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, जो कि आ गया 1। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मॉड x है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि c को मैंने 1 रखा है, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल है। व्हाट इफ अगर c को मैं 0 रखता, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती? हाँ, तो यही पॉइंट है जो हमें समझना है कि 0 रखूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 के अलावा मैं c के प्लेस पे कोई भी नंबर रखूंगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एक 0 ही ऐसा नंबर है जो मैं c के प्लेस पे यूज करूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चेक कर लेते हैं, कल भी चेक किया था हमने। तो अगर मैं c के प्लेस पे 0 रखता हूं तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x माइनस मॉड 0 अपॉन x। अब ये चेक करना पड़ेगा, c को 0 रख दिया मैंने, तो अब ये चेक करना लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अब ये दो पार्ट में जाएगा, अब ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप 0 के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 के लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बार आंसर इसका 1 आएगा, एक बार -1 आएगा, सो दो आंसर आएंगे, इसलिए दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चीज है। तो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 0 के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ये। सो मॉड x इज fx बराबर जो है मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, 0 के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा था, तो यहाँ समझिए, जो ये gx है, अच्छा हाँ, ये जो gx है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस, 0 पे इतना डिफरेंशिएबल लगा, 0 हटा दिया मैंने यहाँ से, तो बाकी जो 0 के अलावा जितने पॉइंट यहाँ पे हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ से देखो कि 0 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता है, तो जो मॉड x का ग्राफ है ना, ये वी शेप का है, तो तुम हर पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 0 पे टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पॉइंट है। टैंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं? जो कर्व स्मूथ होता है, तो यहाँ पे यू कैन नॉट ड्रॉ टैंजेंट एट 0 एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, क्योंकि 0 पे कर्व बन रहा है ना इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं इसे, है ना, तो यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते आप, ये चीज है। आइए नेक्स्ट जो है, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो इंटरवल भी एक सेट है, सेट है ना, इंटरवल भी सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी मैं आता हूं डेरिवेटिव का डेफिनेशन। सो डेरिवेटिव ऑफ fx एट अ पॉइंट, इससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि कॉन्टिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना और डिफरेंशिएबल होने में क्या रिलेशन है? ठीक से बताओ, ठीक से। कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई कॉन्टिन्यूटी? कैसे? जो कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यही केयरफुली, जिसके गलतियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि रिवीजन आप कम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं, जो जितने ज्यादा रिवीजन करेगा उससे उतनी कम गलतियां होंगी और उसको उतना क्लैरिटी रहेगा उस कॉन्सेप्ट पे। तो आप जब, है ना, कोई चीज को 1000 बार पढ़ लो आप, तो आपको लगता है गलती से भी गलत निकलेगा, गलती से भी गलती नहीं होगी, ये चीज है। तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ कब बनता है? जब आप बहुत बार चीजों को रिवाइज करते हो, तो इस तरह से ना। सो यहाँ पे क्या थ्योरम क्या होगा
कि इफ f is differentiable at a point, मान लो फॉर एग्जाम्पल x is equal to a, then f is continuous at x is equal to a, है ना, कोई भी मतलब पॉइंट है अगर वो उस पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कन्वर्स ट्रू है इसका। सो रिमार्क ये है, तो इसने कहा डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल होगा। मॉड से एग्जांपल ले लीजिए। सो यहाँ पे ये है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। एग्जांपल के लिए कि fx बराबर मान लीजिए मॉड x है, इज continuous at x is equal to 0 but not differentiable, अभी हमने चेक किया इसको, not differentiable at x is equal to 0, तो ये continuous है 0 पे, differentiable नहीं है 0 पे। फिर दूसरा इसी का थ्योरम का वो आएगा, इसी थ्योरम का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या आएगा, इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखना है सेम स्टेटमेंट को, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, कोई बताइए? नहीं, नहीं, दोनों गलत बताए हो, ठीक से बताओ। यस, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी कब आएगी? जब चीजों को बहुत रिवाइज करोगे और क्रिटिकली, मतलब एक तुम्हारे विजन बहुत क्लियर हो चीजों को लेके, है ना। तो तुम दोनों जो पहले बताया कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटीन्यूअस नहीं होगा, ये कहाँ लिखा है? डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटीन्यूअस है ना। मॉड x तो डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटीन्यूअस है ना। तुम कह रहे हो डिफरेंशिएबल नहीं हो तो कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, ये कहाँ लिखा है? डिफरेंशिएबल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गारंटी क्या है कि जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये गारंटी है। तो इफ f is not continuous, ठीक है, इफ f is not continuous at x is equal to a, then क्या होगा? दिस f is not differentiable at x is equal to a। देखो ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, कोई भी स्टेटमेंट लिखाओ इफ देन ना, उसका कंट्रापोजिटिव करके देखो तो वही स्टेटमेंट दूसरे नजरिए से तुम देख पाओगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं ना, वहां बच्चा गलती करता है। सेम सीक्वेंस सीरीज में आएगा कि अगर an की लिमिट 0 नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है देन an की लिमिट 0 होगी। अब जिनको डिफरेंस नहीं पता उनको लगता है कि an की लिमिट 0 है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 है, फिर वहां बच्चे गलती करते हैं। सेम वहां पे आएगा सीक्वेंस सीरीज में चीजें। तो इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस स्टेटमेंट का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव दो अलग अलग वर्ड है। कन्वर्स का मतलब ये है कि लाइक जैसे इसका कन्वर्स होता है कि कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। कंट्रापोजिटिव ये है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो मतलब इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। रिमार्क, अगर मैं रिमार्क लिखूं यहां पे तो ये मतलब हुआ कि हमने कहा कॉन्टिन्यूअस नहीं तो गारंटी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना, ये है। सो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी कॉन्टिन्यूअस, एग्जांपल के लिए मॉड x
ठीक है। सो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अब क्या हो सकता है, मान लो इसी पे अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तुम देखोगे तो ये 4 स्टेटमेंट लिख देगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट है ना, इसी का उल्टा कर देगा, फिर बी स्टेटमेंट इसी का मतलब उल्टा इन द सेंस कन्वर्स कर देगा। तो अब तुम्हें चूज करना है। तो जिनको क्लैरिटी नहीं है बहुत, है ना, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी नहीं है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, तुम कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, तुम्हें लगेगा सब तो एक ही बात कह रहा है। ऐसा अक्सर होता भी होगा तुम्हारे साथ एग्जाम में कि जब तुम 4 स्टेटमेंट पढ़ते हो तुम्हें लगता है चारों सही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है उस टॉपिक को लेके, तो तुम कंफ्यूज हो गए वहां पे। ये चीजें जब बहुत बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें वो माइनर डिफरेंस क्लियर होगा कि वो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इस तरीके से। ओके, तो अभी बेसिक बता रहा था आपको, तो मैं आता हूं डेरिवेटिव के डेफिनेशन पे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। तो let f from d to r, this is a differentiable function at x is equal to a। अच्छा, मैंने पहले बोल दिया डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक, बता दिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। देन डेरिवेटिव ऑफ fx at x is equal to a is given as, तो नोटेशन तो आपको पता ही है, f dash a। बताइए तो f dash a की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f dash a? f dash a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? f of a plus h माइनस f a by h, करेक्ट बता रहे हैं। लिमिट क्या होगा? हाँ, h टेंड्स टू 0। तो एक ये तरीका है, या इसी को मैं शुरू में लिखा था, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, किसी भी तरीके से निकालेंगे आंसर सेम आएगा। इससे भी निकालेंगे वही आंसर आएगा, इससे भी निकालेंगे वही आंसर आएगा, तो आंसर सेम आएगा। तो ये डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग है। तो मैंने पहले ही बोल दिया डिफरेंशिएबल है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो यही चेक करते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब डिफरेंशिएबल है, और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ इफ एंड ओनली इफ होता है। तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है इफ देन वाले में, जो वन वे रास्ता है, आप रिटर्न नहीं आ सकते। तो वो आपको समझना पड़ेगा किस रास्ते पे रिटर्न नहीं आ सकते और किस पे रिटर्न आ सकते हैं। जैसे इफ एंड ओनली इफ है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो एक दूसरे को इंप्लाई कर रहा है, कोई इफ एंड ओनली इफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन हो गया है ना। जैसे सिंपल अगर आपको बताऊं कि चलो एक इसी को इन जनरल हम अगर चाहे तो इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं। सो इन जनरल जो हम f डैश x लिखते हैं तो उसका ये मतलब है h टेंड्स टू 0, जो ये लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है। तो ये आपका है सो f डैश x जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो ये हमारे पास है, ये f डैश x का इन जनरल डेरिवेटिव, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये पॉइंट पे था, और ये इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx है ना, इसको बोलते हैं। सो दिस इज, इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका मीनिंग है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि fx x स्क्वायर है, ठीक। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, मतलब जस्ट एज ए एग्जांपल प्रूव कर लेते हैं। तो जैसे आप f डैश x का डेफिनेशन जानते हैं, तो है ना, एग्जाम में ये सब नहीं करना, ये सब बस हमें बता रहा हूं कि आया कैसे चीजें। तो
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इन जनरल डेरिवेटिव लिख रहे हैं ना, किसी पॉइंट को लिखेंगे तो ए लिख देंगे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इस लिमिट को h टेंस टू 0 एफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अभी h को आप 0 रखेंगे यहाँ पे तो होगा क्या, अगर अभी आप h को 0 रखेंगे तो ये 0/0 बन जाएगी। तो ये 0/0 बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल यूज कर लेंगे। तो एल हॉपिटल यूज करेंगे आप, तो यहाँ से क्या होगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में। सो 2 टाइम x प्लस एच माइनस 2x, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, h के, क्योंकि लिमिट जिसका रेस्पेक्ट में, हाँ जी, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट लिमिट है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ मैंने गलत लिखा है ना। अब बताइए, ये 2x मैंने गलत लिखा था, क्यों गलत लिखा था, क्योंकि हाँ जो हमें यहाँ h की लिमिट है तो डिफरेंशिएबल उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है h के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा बताइए, है ना, क्योंकि x स्क्वायर इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू h, ठीक, h के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहाँ 2x ना लिखे हम 0 लिखेंगे, ओके। और यहाँ क्या है, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो h का डेरिवेटिव h के रेस्पेक्ट में 1 आएगी। सो ये है, यहाँ ध्यान रखना ना, 2x में लिखा था ये देखने के लिए आप लोग अगर बातें नहीं, तो x स्क्वायर का 2x, ठीक है ना, 2x क्यों लिखेंगे, मतलब कब लिखेंगे, जब यहाँ x के रेस्पेक्ट में होता, बट h के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है, यहाँ h वेरिएबल है x नहीं, तो यहाँ x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा विद रिस्पेक्ट टू h। तो मैंने h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एंड अब आप h टेंड्स टू 0 है तो h को 0 रख दीजिए। जब आप h को 0 रखेंगे तो जहां जहां h दिख रहा है 0 रख दो, तो कितना बचा 2x। तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इसी तरीके से सारे फॉर्मूला बनाए गए हैं, तो जितने भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं वो इसी तरीके से बना है। तो जो भी फॉर्मूला प्रूव करना चाहे आप, साइन का डेरिवेटिव इस तरीके से करेंगे कॉस आ जाएगा, कॉस का करेंगे माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आप जानते हैं सब प्रूव हो जाएगा। वन पॉइंट पे मतलब एक x बराबर 1, हाँ तो 1 पे डिफरेंशिएबल करें होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो 1 ही आ जाएगा। हाँ इन जनरल नहीं होगा, 1 पे तो आ जाएगा ना, मतलब किया था 1 पे, यहाँ पे ये देखिए ये कर रखा है ना 1 पे डिफरेंस, यहाँ चेक किया, देखिए मैंने x बराबर 1 पे चेक किया ना, c को 1 रखा था, डेरिवेटिव 1 आ जाएगा मॉड x। अच्छा उससे करें, उससे भी आ जाएगा देखो। सो अगर तुम इससे करोगे तो ये कह रहे हो कि fx बराबर मॉड x है और हमें x बराबर 1 पे चेक करना है, तुम ये कहना चाह रहे हो, तो f डैश 1 निकाल देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, यही फॉर्मूला f डैश 1 का। तो 1 पे मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से करो, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, ये मॉड में 1 प्लस h माइनस मॉड 1 अपॉन h, फॉर्मूला याद रखना है जस्ट। अब h टेंस टू 0 है तो h 0 के आसपास का नंबर है, 0 के बहुत क्लोज है, तो 1 प्लस h तो हमेशा 1 के क्लोज होगा, तो मतलब h 0 के राइट हैंड लिमिट में हो या h 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में हो, उससे कोई फर्क 1 प्लस h को नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो 1 प्लस h इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे h 0 के राइट में हो या 0 के लेफ्ट में हो। तो इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका 1 प्लस h, मॉड 1 तो 1 ही होता है, h, इसको सिंप्लीफाई करो। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये प्लस 1 माइनस 1 खत्म, h अपॉन h 1 आ गया। अब h का काम नहीं रहा तो 1 आ गया, देखो आ गया, ठीक है। हाँ ट्राई करेंगे हो जाएगा, ट्राई करो, मेन है ट्राई करना। जब कोई क्वेश्चन मिले उसको ट्राई करो, लिख के देखो, 2-3 अलग अलग तरीके से सोचो, तो उसे सोचोगे तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा, और ये जो दिमाग डेवलप होगा यही दिमाग लेके एग्जाम में जाना है तुम्हें, तो उसी को दिमाग को डेवलप करना है। क्योंकि सॉल्यूशन रट्टा मार के जाने नहीं है, नोटबुक लेके जाने नहीं एग्जाम में, एग्जाम में सिर्फ लेके जाना है अपना दिमाग।
तुम्हें दिमाग को डेवलप करना है ठीक से। ओके तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, बाकी फॉर्मूला जानते ही हो ना, लिखाने की जरूरत तो है नहीं। साइन का डेरिवेटिव को बुक में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इन लोगों ने, एक बार इसको बुक में देख लेते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने बता दिया इसमें है जनरली क्या, आगे डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जैसे कल देखा था आपने सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। फिर यहाँ वो भी आएगा x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। जैसे कितने लोगों को टेक्निक पता है, अभी बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। तो यही याद दिलाने के लिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, जिससे एक क्वेश्चन लिखता हूँ जस्ट चेक करने के लिए कितने लोगों को टेक्निक याद है। सो लेट fx इज इक्वल टू x की पावर x, देन f डैश x इज, जरूर है लिमिट यूज करना है, तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आएगा ऑप्शन ए x इंटू एक्स की पावर x माइनस वन, ऑप्शन बी x की पावर x ही आएगा, ऑप्शन सी x की पावर x इंटू वन प्लस लॉग x, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ जी क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या आएगा? ओके है ना। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? मतलब जैसे मान लीजिए y ले लेता हूं मैं, y बराबर x की पावर x है। अब मुझे y का डिफरेंस यहां से मुझे फाइंड करना है dy अपॉन dx। कैसे निकलते हैं इस तरह डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जी? तो ये सब टेक्निक इस चैप्टर में सिखाया गया आगे जाके। तो यही इसलिए रिवाइज कराना है कि एग्जाम में गलती से गलती ना करो, तो गलती करोगे मार्क्स कटेंगे। और ये क्या है ना, देखो जो बच्चा क्वालिफाई करता है और जो नहीं क्वालिफाई करता है, अगर दोनों ने प्रिपरेशन किए तो जानता ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों बच्चा, लेकिन किसी के रैंक अच्छे आते हैं, किसी के खराब आते हैं। सिर्फ इसी गलती की वजह से एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब दो फ्रेंड है मान लो, दोनों पूरे साल तैयारी किया, साथ में सेम कोचिंग में पढ़ा, एक के अच्छे रैंक है, एक के खराब रैंक है, दोनों सेम जानता है। तो क्योंकि रैंक उस बच्चे का अच्छा है जो एग्जाम को सही से यूटिलाइज कर पाएगा, 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सब जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं, जो सिली मिस्टेक्स होते हैं या कुछ कंफ्यूजन होता है, उससे ना तो थोड़े मार्क्स की वजह तुम्हारा रैंक बहुत गिर जाएगा, थोड़ी गलती की वजह से, है ना। कई बार अच्छा बच्चा भी क्वालिफाई नहीं कर पाता थोड़ी गलतियां की वजह से। तो वो संभालना होता है कि जो बेसिक्स आपके ठीक हो, है ना, कंफ्यूजन ना हो किसी टॉपिक में उस तरह से। और तो वही से मतलब बेसिक्स ठीक करना है कि मतलब तुम्हें हायर कॉन्सेप्ट पता है, बीच में तुम्हें बेसिक्स कमजोर है, तो बीच में गलती कर लोगे आंसर गलत आ जाएगा। ये तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग लॉग लेते हैं, तो ये x log x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो आप y के रेस्पेक्ट, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव dy/dx। फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x एज इट इज 1/x log का डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज। अब डिफरेंशिएट कर लो यहाँ से, तो dy/dx आप करोगे तो y आ गया 1 प्लस log x, y को वापस रख दो तो आंसर आ गया x की पावर x 1 प्लस ln x या log x, मर्जी वही है। तो ये आंसर है ना, इस तरीके से। तो ये सब टेक्निक्स कैसे पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे बेसिक्स वाले, कि जो भूल चुके हैं वो याद आ जाए, बस इसीलिए। तो वो सब इस चैप्टर में आएगा, देखिए। चलो, तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव भी आ गया है। तो मैं तो एक एक लाइन पढ़ूंगा नहीं, वो आप घर पे पढ़ सकते हो टाइम है तो, वरना सीधा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जांपल, एक्सरसाइज, इसको समझो आप, है ना। तुम ये सब ट्राई कर सकते हो डिफरेंट एग्जांपल्स, हालांकि यही समझाना चाह रहा है। तो ये रहा तुम्हारा डेफिनेशन 1, ठीक। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सपोज f इज अ रियल फंक्शन, मतलब डोमेन रियल नंबर है या उसका सबसेट है, ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट c बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, जिसको मैंने कैपिटल D सेट लिखा था, डोमेन ऑफ f। अब f इज कॉन्टिन्यूअस एट c if, तो ये देखोगे बुक्स में लोग सिर्फ if लिखते हैं, लेकिन डेफिनेशन हमेशा if एंड ओनली if होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। डेफिनेशन इज ऑलवेज if एंड ओनली if, कोई भी डेफिनेशन होगा तो वो if एंड ओनली if होता है, ठीक है। तो if भी लिखा है डेफिनेशन में, इसका मतलब वो if एंड ओनली if ही है, ठीक है। तो फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल डेफिनेशन कि लिमिट फंक्शन की जब x c के नेबरहुड में है
और यहाँ एग्जैक्टली सी पे है, इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बाकी तुम पढ़ सकते हो, डिफरेंट टाइप का कॉन्टिन्यूटी है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है जो तुम बहुत इजी है सॉल्व करना, है ना। आया सेकेंड डेफिनेशन, कह रहा है कि अभी हमने डिफाइन किया कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, ऊपर डिफाइन किया। नाउ वी मेक अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दिस डेफिनेशन टू डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो कह रहा है अ रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। तो कहीं कहीं सीधा लिखा रहेगा, सेट नहीं दिया होगा, बोलेगा f is continuous function, तो सेट तो है ही नहीं, तो किस सेट पे, तो नेचुरली वो डोमेन की बात कर रहा है फिर कि अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, इस तरह से। सो जैसे tan x है तो tan x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, अपने डोमेन पे, डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है tan, क्योंकि tan का डोमेन तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, तो पूरे r पे tan कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन tan अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इनफैक्ट डिफरेंशिएबल भी है tan x अपने डोमेन पे, पूरे r पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वो अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल है, tan थीटा है tan x, इस तरह से। सो है ना, तो अगर कहीं सेट नहीं मेंशन है, सिर्फ बोलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो सेट कहीं मेंशन नहीं है, तो वहां बाय डिफॉल्ट डोमेन उस फंक्शन का आएगा, r नहीं आएगा, डोमेन आएगा, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं इंटरवल आ जाए, कोई बात नहीं, इंटरवल आ गया, इंटरवल भी सेट ही है ना। जैसे ना जो पूछ रहा था, सपोज f is a function defined on the closed interval ab, तो कह रहा है देन फॉर f to be continuous on this closed interval it needs to be continuous at every point in ab। तो हम किसी फंक्शन को बोलेंगे क्लोज इंटरवल ab पे कॉन्टिन्यूअस है अगर इस इंटरवल के हर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक, इस तरह से है, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट a and b, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ a मींस, अच्छा अब यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, अब जैसे देखो a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, a पॉइंट पे एंड पॉइंट, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो होगा ही इस पॉइंट पे, तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ सिर्फ हम चेक करेंगे पॉइंट पे और उसकी राइट हैंड लिमिट पे, है ना। तो यहाँ एक वर्ड आएगा, अभी मैं, तुम्हें याद है, तुम लोग बताओ कोई CDF होने के लिए क्या 4 कंडीशन है, कोई फंक्शन है, मान लो fx कोई, ठीक से बताओ कोई और, बाकी ठीक बताया आपने, एग्जैक्टली करेक्ट नहीं बताया। कोई फंक्शन fx है वो कब CDF बन सकता है, CDF मतलब क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें कॉन्टिन्यूटी वर्ड आता है ना, वही आपने मिस कर दिया सैनी, आप जो बता रहे थे उसमें कॉन्टिन्यूटी वर्ड कहीं आपने बताया नहीं, कॉन्टिन्यूटी आता है, हाँ। सो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ, देखो अब जैसे अभी हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, लेकिन CDF का जब डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग तो वहां बोलेंगे fx शुड बी राइट कॉन्टिन्यूअस। अभी राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका, दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट कॉन्टिन्यूटी, जस्ट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल ऑफ फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं राइट कॉन्टिन्यूटी। सो f इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a। सो CDF क्या होता है, डोमेन के हर पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है CDF को, बट राइट कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है CDF को, डेफिनेशन में आता है इट मस्ट बी राइट कॉन्टिन्यूअस, ये चीज। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट कॉन्टिन्यूटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट कॉन्टिन्यूटी, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, f is left continuous at x बराबर b। क्या होता है लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, उस पॉइंट पे और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट का कोई काम नहीं है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट का कोई काम नहीं है, राइट कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई काम नहीं है,
उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट की राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस है। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो लेफ्ट कॉन्टिन्यू बोलेंगे फंक्शन को लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो CDF इज ऑलवेज अ राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, CDF मे नॉट बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये सब आगे डिस्कस करेंगे, जब CDF पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, बट मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीजें आपको कैसे वहां हेल्प करेगा। तो यहाँ अगर कंफ्यूजन रहेगा कॉन्टिन्यूटी में ही तो वहां फिर प्रॉब्लम में फंसोगे, ये सब चीजें। तो यहाँ पे 3 वर्ड है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अलग हो गया, राइट कॉन्टिन्यूअस अलग है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस अलग है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि इफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सिंगलटन सेट, कोई फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा, देन इफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो अगर किसी फंक्शन का डोमेन सिर्फ एक ही पॉइंट है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा अपने डोमेन पे। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन रीड ट्राई, है ना। ये है जैसे यहाँ पे इतना क्या एग्जांपल डिस्कस कर रहा है ये जो फंक्शन है fx बराबर 1/x, इसका डोमेन क्या है? हाँ, तो ये फंक्शन किस सेट पे कॉन्टिन्यूअस है? क्या पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, है ना। फंक्शन अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यही बताना चाह रहा है कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे जो ग्राफ बना रहा है ना, ये ग्राफ बना के आपको समझा रहा है, ये 1/x का ग्राफ है। देखो y बराबर 1/x का ग्राफ है, जब x पॉजिटिव है तो ये ग्राफ होता है, और जब x नेगेटिव है तो ये ग्राफ होता है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। तो 0 पे हो क्या रहा है, जब x की वैल्यू 0 करा, ये तो मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जब x अप्रोच करेगी 0 प्लस पे तो 1/x अप्रोच करेगी प्लस इंफिनिटी पे। अब यहाँ ग्राफिकली आप देख सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 के थोड़े राइट में है तो फंक्शन इंफिनिटी पे जा रहा है, और जब x अप्रोच करेगी 0 माइनस पे तो 1/x अप्रोच करेगी माइनस इंफिनिटी पे। तो जब x की वैल्यू 0 के पीछे है तो फंक्शन माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है ना। तो ये चीज है ना, इसीलिए 1/x पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 1/x की लिमिट x बराबर 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, अलग डोमेन में भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब जरूरत पड़ेगा, जैसे कभी जरूरत पड़ जाती है xy बराबर 1 का ग्राफ कैसा होगा, तो xy बराबर 1 का ग्राफ ये है, xy बराबर 1, xy बराबर 2, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो हालांकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जैम के सिलेबस में नहीं है, वो गेट के सिलेबस में है। जो फंक्शन एक तो अभी जो बात की हमारा लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, आगे जाके एक और वर्ड आता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी गेट के सिलेबस में है, जैम के सिलेबस में नहीं है ये। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ये, तो ओके। तो देख सकते हो ग्राफ बना के कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे ये सब कुछ रिजल्ट्स जो ये एग्जांपल में लिखा, लेकिन थ्योरम है, कह रहा है सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये थ्योरम है एक्चुअली कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा पूरे आर पे, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, तो मतलब कोई भी फंक्शन अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा अगर कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कहाँ पे, डोमेन पे, इसका डोमेन आर होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन में कभी भी x की पावर फ्रैक्शन नहीं आएगी, हमेशा नेचुरल नंबर आएगी पॉलिनोमियल फंक्शन में।
अच्छा थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं, ये एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आ जरा इस पे बात करते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने ग्राफ तो देखा हुआ ही है, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक। तो इसका ग्राफ हमने पहले बनाए थे जब फंक्शन पढ़ रहे थे, 0 1 2 3, ठीक। तो 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 से 3 में फंक्शन की वैल्यू 2 है ना। मान लो -1 से 0 में फंक्शन की वैल्यू -1 है, फिर -1 से -2 में -2 होगी, इस तरह से यहाँ पे तो 0 पे इंक्लूड होता है और 1 पे एक्सक्लूड होगा, 1 पे इंक्लूड होगा, है ना, इस तरह से यहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ एक्सक्लूड होगा, ओके। तो इस तरह से है। अब तुम देखो जंप कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इसमें ग्राफ में किस किस पॉइंट पे जंप है, जंप इन द सेंस कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है ना। हम सीडीएफ में भी ये वर्ड को भी यूज करेंगे कि सीडीएफ में जंप कहाँ कहाँ है। तो सीडीएफ में जंप का मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जब आप सीडीएफ ड्रॉ करोगे तो जिस जिस पॉइंट पे जंप होगा, मतलब जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी उस पॉइंट पे मास होगा, है ना, ये सब आगे आएगा सीडीएफ में। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे कंटिन्यूटी का हेल्प आएगा। तो सो क्वेश्चन ये है, मैं अगर पूछूं कि मान लो क्वेश्चन लिखता हूं अभी के लिए, दिस फंक्शन, ऑप्शन ए, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, ऑप्शन बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1/2, ऑप्शन डी डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1/2। क्या लगता है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेनली समझने के पॉइंट है। क्योंकि देखो ये 1 से 2 के बीच में तो कॉन्टिन्यूअस ही है, 0 से 1 के बीच तो कॉन्टिन्यूअस ही है, 2 से 3 में कॉन्टिन्यूअस ही है, -1 से 0 में कॉन्टिन्यूअस, -2 से 1 में कॉन्टिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी है इनफैक्ट, क्योंकि ये लाइन है तो इस बीच में डिफरेंशिएबल भी है, यहाँ डिफरेंशिएबल, यहाँ भी डिफरेंशिएबल, यहाँ भी डिफरेंशिएबल, यहाँ भी डिफरेंशिएबल। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबिलिटी जहां फेल होती है वो सिर्फ इंटीजर पॉइंट है, तो है ना। सो दिस फंक्शन ये जो है इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीजर पॉइंट। जो नंबर इंटीजर नहीं है उस नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों फेल करती है इंटीजर पॉइंट पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं 0 पे चेक कर लूं एग्जांपल के लिए, तो जब 0 पे लिमिट निकालूंगा मैं, तो 0 की राइट हैंड लिमिट पे लिमिट 0 आएगी और 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे लिमिट -1 आ जाएगी, तो इक्वल तो होगा नहीं, इसलिए लिमिट एट 0 विल नॉट एग्जिस्ट इस फंक्शन को। सेम डिफरेंशिएबिलिटी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये थ्योरम था कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, थ्योरम है। उसी का कंट्रापोजिटिव है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो गारंटी है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये तो उसको प्रूव भी कर सकते हो, अगर कोई चाहे तो एक मैं इसको एक जस्ट प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और मैं जस्ट कॉन्टिन्यूटी आपको x बराबर 0 पे, जो पिछला क्वेश्चन लिखा उसको मैं प्रूफ लिख देता हूं समझने के लिए, कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता ही है। तो x बराबर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 फाइंड करेंगे इस फंक्शन का। अब डायरेक्ट लिमिट तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि 0 के राइट में 0 के लेफ्ट में इसके बिहेवियर अलग अलग है, तो इसलिए मुझे अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो हमें अलग से निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसका और अलग से निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, है ना। तो x टेंड्स टू 0 माइनस, तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम है तो मतलब -0.001 टाइप का, तो आंसर तो इंटीजर आता है, पिछला इंटीजर आंसर आएगा, तो इसका आंसर -1 आएगा। और x टेंड्स टू 0 प्लस, x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा इधर है तो इस पे इससे छोटा इंटीजर 0 आ जाएगा।
तो दोनों इक्वल नहीं है, हाँ जीरो आ गया, चूंकि दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दिस टू आर नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल तो मतलब नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब जी जी जी, 0 पॉइंट समथिंग है, x टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या, हाँ 0.001। तो अब बताइए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका जी, तो इसीलिए 0 आया है। ठीक, ये चीज है। अब इसका अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं 0 पे, या चलो मैं पहले इसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेता हूं 1/2 पे, मैं चेक करना चाह रहा हूं 1/2 पे। तो अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 fx, so limit x tends to 1/2 greatest integer function of x। अब आप देखो इधर 0 इधर 1, यहाँ बीच में है 1/2, तो 1/2 से थोड़ा ज्यादा या 1/2 से थोड़ा कम, ठीक है ना, तो 1/2 से थोड़ा ज्यादा जाओ या थोड़े कम लो वैल्यू, सो फिर भी 0 से ज्यादा ही रहेगा, है ना, 0 से 1 के बीच ही होना है, तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगी। 1/2 से थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बीच में आंसर 0 ही आना है, तो एट द एंड आंसर 0 ही आना है। और यहाँ से अगर फाइंड करोगे f ऑफ 1/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2, तो 1/2 से छोटा इंटीजर 0 है, तो इक्वल आ गया, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस है। तो f इज, ठीक है ना, तो यहाँ से आया कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट 1/2, तो ये फंक्शन 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, और 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं था क्योंकि अलग अलग आंसर आ रहा था, और 1/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यही चीज मैं प्रूव करूं। और डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, x बराबर 0 पे अब मैं डिफरेंशियबिलिटी, अभी मैंने बात की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट 0 एंड कॉन्टिन्यूटी एट 1/2 0.5, अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी की एट 0, तो मुझे f डैश 0 निकालना है मान लो, तो लिमिट x टेंस टू 0 बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैंने यूज किया था, दूसरा भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये है, सो लिमिट x टेंस टू 0 अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ये x माइनस 0 x हो जाएगा, तो 0 तो एग्जैक्ट इंटीजर, आंसर इंटीजर ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये होगा, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अब चेक करना ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगी 0 पे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी डिफरेंशिएबल नहीं होगी, तो फिर क्या करना है, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट तो इसको ओपन कर नहीं सकते क्योंकि x टेंस टू 0 है, तो x 0 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, x 0 से कम भी हो सकता है, तो इसको दो पार्ट में करना होगा सॉल्व, है ना, तो इसमें दो पार्ट में अब सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस दिस अपॉन x, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस दिस, ठीक, तो क्या आएगा, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो अब x टेंस टू 0 माइनस, है ना, तो x की वैल्यू 0 से कम है, x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम है, तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको कब समझ आएगा कॉन्सेप्ट, x 0 माइनस है, x की वैल्यू 0 से कम है, तो x की वैल्यू जब 0 से कम है, x इज लाइक माइनस 0.001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, तो -1 अपॉन x, अब x टेंस टू 0 माइनस है, तो 1/x माइनस इन्फिनिटी होगी, और माइनस पहले भी ऑलरेडी है, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, तो यहां से क्या है, तो प्लस इन्फिनिटी आ गया। अगला देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा है, 0 से थोड़ी ज्यादा है, तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या आएगी? हाँ, तो ये 0 आ जाएगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये 0 अपॉन x, तो ये आपकी 0 आ जाएगी। ठीक, तो यहां से क्या है हमारे पास कि, है ना, तो x की वैल्यू सिंपली 0 आ जाएगी। जी जी जी, अभी हमने बताया था आपको कि x टेंड्स टू 0 माइनस होगा तो 1/x कहाँ जाएगी? हाँ, ये माइनस इन्फिनिटी, ये अभी हमने ग्राफ में देखा था, आपने यहाँ रियलाइज किया होगा। देखो मैं अभी जस्ट लिखा था ये चीजें, अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बताई है। ग्राफ से विजुलाइज कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ बता रहा था मैं कि जब x टेंड्स टू 0 माइनस होगा तो 1/x माइनस इन्फिनिटी होगी। वो यहाँ देख भी सकते हो, जब x 0 से कम है तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही है, जब x 0 से ज्यादा है तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो रही है। ठीक है ना, तो बताइए, तो x 1/x माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो माइनस 1/x कहाँ जाएगी? अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी क्या करना है हमारे पास कि ये तो 0 आ गया, तो ये प्लस इन्फिनिटी है, 0 इक्वल तो है नहीं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। ठीक है, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो क्या होगा? ओके, तो ये है, जैसे 1/2 पे चेक कर लेते हैं। चलो, तो जैसे मैं कह रहा था कि fx बराबर ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन है, मुझे 1/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। इसको हटा देता हूँ, बंद हो गया ना गाना। ओके चलो, तो अभी क्या है कि fx बराबर ग्रेटेस्ट फंक्शन x है, x बराबर 1/2, तो मुझे f डैश 1/2 चाहिए। तो बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू 1/2 fx माइनस f 1/2 अपॉन x माइनस 1/2। सो यहां से क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x दिस अपॉन x माइनस 1/2। ओके, अब क्या होगा हमारे पास? सो यहां से अब आपको समझना है लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब फिर से यही है कि 0 1 बीच में है 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 के नेबरहुड में है, तो मतलब 1/2 थोड़ा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है, या तो 1/2 थोड़ी ज्यादा है या थोड़ी कम। तो बताओ इस बॉक्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में? 0 आएगी, है ना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो, वैल्यू तो 0 ही आनी है दोनों केस में, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमन वैल्यू आ रही है इसलिए एक साथ लिख दे रहा हूँ। तो ये तो 0 ही आएगी, और 1/2 क्या है? 0.5 एग्जैक्ट, तो 0.5 पे ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू 0 ही आएगी, तो ये आपका 0 हो गया अपॉन x माइनस 1/2। अभी ध्यान से समझो, हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? नीचे डिनोमिनेटर में भी तो 0 आ जाएगा ना। क्या आपको ये लग रहा है 0/0 होगा? कितने लोगों को लग रहा है 0/0 होगा? नहीं सर, 0/0 नहीं होगा। यस, ये 0/0 इसको हाफ लेकिन x नॉट इक्वल टू हाफ। यस, तो मैं एक स्टेप लिखता हूं समझने के लिए। तो 0/x माइनस 1/2 है। अच्छा एक मिनट, यहाँ 1/2 था ना, तो समझो x टेंड्स टू 1/2 है, तो हमने टेंड्स टू का मतलब समझा था। टेंड्स टू का मतलब होता है डिलेटेड नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये गारंटी दे रहा है x 1/2 तो नहीं है,
है ना। x 1/2 तो नहीं है, 1/2 तो थोड़ी ज्यादा है जो कि राइट हैंड लिमिट हो जाती है, या 1/2 से थोड़ी कम है जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो ये एग्जैक्ट 0 अभी है, जो नंबर आया ना ये तो इंटीजर वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट 0 आया, इसका आंसर एग्जैक्ट 0 आया, 0 - 0 एग्जैक्ट 0, तो ये एग्जैक्ट 0 है। और ये जो नंबर है दिस इज अ नॉन जीरो नंबर। जैसे मैं बोलता हूं कि x 1.5 मतलब 1/2 मतलब 0.5, 0.5 से थोड़ी ज्यादा है, चलो मान लो 0.51 समझने के लिए, तो x को अगर मैं 0.51 रखूंगा ना तो 0.51 - 0.5 तो 0.01 बचेगी, 0/0.01 क्या आंसर आएगी? 0। अरे 0 कैसे दिमाग लगाते हो तुम? तो अच्छा न्यूमरेटर में वो 0 है, 0 है ना, सो 0/something नॉन जीरो नंबर इज 0, तो ये 0 आ गया। तो ये कहना क्या चाह रहा हूं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव 0 आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि f डैश 1/2 की वैल्यू 0 है, और इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो दिस लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब हुआ ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि फाइनाइट नंबर आ गया, तो कोई फाइनाइट नंबर आ गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1/2। सो ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1/2, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1/2 पे, ठीक है जी। तो ये बेसिक मैंने प्रूफ कर दिया, बट ये सब एग्जाम में नहीं करना, आपको बस रिजल्ट्स याद रखने हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, नॉन इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, है ना। अगर ग्राफ आपको याद रहेगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है। ये सब फंक्शंस आप देख सकते हो, आप चाहो तो खुद से ट्राई करके। हम लोग ये थ्योरम बता रहा था आपको मैं, है ना। तो मैं अभी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो ये पूछा था कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये पूछ रहा है कि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, क्या आंसर? हाँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेट ऑफ इंटीजर। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज सेट ऑफ इंटीजर, द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज आल्सो सेट ऑफ इंटीजर्स। ये ग्राफ आप सब जानते हैं, ग्राफ बना रखा देखिए ना। तो सीधा कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं क्या कहता है, कि ये कहता है कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इंटीजर पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है, और जो नॉट कॉन्टिन्यूअस है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा फॉर श्योर। सो डिसकंटिन्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थोड़े से रिजल्ट्स हैं, जैसे लिमिट्स में आपने देखा कि सम का लिमिट कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल में आपने देखा कि सम का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं प्रोडक्ट या डिफरेंस का, तो उस तरह से ये लिमिट है, तो लिमिट का ही फॉर्मूला था। तो वैसे ये डिफरेंशिएबिलिटी है ना। तो कहना चाह रहा है कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी में क्या रूल है, अगर f और g दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो क्या सम कॉन्टिन्यूअस होगा? आंसर इज यस। दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी, डिविजन, कोसेंट भी, इस तरह से। यही कुछ रिजल्ट्स हैं देखिए। तो ये थ्योरम है ना। तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमें थ्योरम को प्रूफ यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आएंगे थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट आएंगे, आपको चूज करना होगा ट्रू फॉल्स। अब जो स्टेटमेंट याद नहीं है उसको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना बहुत टाइम लेता है ये। So f and g be two real function continuous at real number c, तो f g दोनों continuous है c पे। तो थ्योरम कह रहा है कि सम भी continuous होगा c पे, डिफरेंस भी continuous होगा c पे, प्रोडक्ट भी continuous होगा c पे, और जो रेशियो है वो भी continuous होगा c पे। तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट चारों continuous होगा c पे। ये प्रूव करके भी दिखा रहा है अपने तरीके से, प्रूफ देख सकते हो। है ना। जैसे ये कह रहा है कि एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो रेशनल फंक्शन क्या था, याद है किसी को?
px अपॉन qx, जहां px एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, qx भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जांपल के लिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो ये उन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जहां पे उसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, है ना। तो ये रेशनल फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन पे, ठीक है। साइन फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ ये कंक्लूड करेगा कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन पे, ठीक है। तो साइन फंक्शन चलो आर पे कॉन्टिन्यूअस है ना, जैसे tan x। सो देखो करेगा प्रूव करो कि tan x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ लिखा है कॉन्टिन्यूअस ऑन व्हाट, ऑन इट्स डोमेन, नॉट ऑन होल r, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज एंगल्स। तो इन एंगल्स पे ये कॉन्टिन्यूअस है सॉरी इन एंगल को छोड़ के बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, डोमेन के ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज एंगल्स। तो ये कॉम्पोजिशन था, कुछ दिन पहले हमने देखे थे। ये कॉन्सेप्ट क्लास 12th के चैप्टर 1 में है, कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी में। सो है ना, एफ ओ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये कह रहा है कि ये नेक्स्ट थ्योरम बता रहा है कॉम्पोजिशन के बारे में। तो कह रहा है कि सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी। कॉम्पोजिशन डिफाइंड है फंक्शन का अगर g कॉन्टिन्यूअस है c पे और f कॉन्टिन्यूअस है gc पे। क्योंकि देखो g ऑफ x है ना, तो अगर g c पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो f का डोमेन है g ऑफ c, इसलिए बोल रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट gc, क्योंकि f का डोमेन g ऑफ c हो जाएगा। समझ रहे हो ना कॉम्पोजिशन में क्या होता है। तो जैसे ये आपका g फंक्शन है और ये आपका f है, तो अगर यहाँ पे कोई नंबर c है तो इसका इमेज यहाँ होगा, ये g फंक्शन है g ऑफ c, और इसका इमेज इसमें होगा f ऑफ g ऑफ c, है ना। और इसी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो ये ये कहना चाह रहा है कि ऐसा है तो एफ ओ जी विल बी कॉन्टिन्यूअस एट सी। तो जो कॉम्पोजिशन है वो सी पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि है ना एफ ओ जी ऑफ सी बराबर एफ ऑफ जी ऑफ सी। सो जी शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट सी एंड एफ शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट जी ऑफ सी। अब ये तो जस्ट कॉम्पोजिशन का एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है, साइन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए साइन और एक्स स्क्वायर का कॉम्पोजिशन है, इसलिए साइन एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस है। ये सब एग्जांपल्स एनसीईआरटी में हैं। यहाँ मॉड है तो मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मॉड का सम डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, इसलिए पूरा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो चलो ये अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इनफैक्ट पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मैं यही क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूछ लूं तो क्या आप बता पाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। तो ये फंक्शन है मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। चलो बताओ, तो ये जो क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, इस पूरे का मॉड है। तो बताना है आपको सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच f is not differentiable। ये बताओ मुझे, ऐसे पॉइंट्स का सेट बताओ जिस पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है। एग्जांपल एनसीईआरटी कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ओवर r, x कोई भी रियल नंबर लोगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा। बट माय पॉइंट इज व्हाट आर द पॉइंट्स एट व्हिच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये बता दो कौन सा पॉइंट है जहां डिफरेंशिएबल है। सर वन पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे? x बराबर 1 पे, ओनली 1। तो आप ये कहना चाह रहे हो सेट कंटेनिंग 1 इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ओनली, और देयर आर अदर पॉइंट्स आल्सो। ओके प्लीज गिव मी सम टाइम। हां ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए, कोशिश करो, गलतियां करो, सीखोगे, जस्ट ट्राई। तो आप क्या करें, हाफ ओनली या 1.5? हाफ ओनली। तो आपका ऑप्शन है ओनली हाफ। बाकी लोग भी ट्राई करो, एक स्टैंड लो। मान लो तुम्हारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे? क्या आप छोड़ के आओगे या कुछ आंसर करके आओगे? तो आप क्या आंसर दोगे अपने हिसाब से सोचो।
सर 1 2 एंड -2। ओके अच्छा जो लिखता हूँ so your is 1 2 and -2 मतलब ओके राहुल हाँ चलो मान लो दोनों ऑफ दीज एक देता हूँ चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको है ना मान लो ये एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ गया तो हाउ विल यू सॉल्व तुम्हारा फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स ठीक है सो अभी सिंपली दो पार्ट में ब्रेक करता हूं अगर x मान लो पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो क्या होगा x पॉजिटिव है तो इस मॉड x को क्या लिख सकता हूं मैं x प्लस x है ना मॉड x को प्लस x लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और x नेगेटिव है तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स मॉड x को माइनस x लिख देंगे मैं बस फंक्शन को ब्रेक कर रहा हूं देखो तो अभी ये क्या होगा तो ये फंक्शन कैसे ब्रेक हो गया तो अभी ये फंक्शन हो गया कि जस्ट माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल तो 1 का मॉड 1 ही हो जाएगा तो ये फंक्शन 1 के इक्वल हो जाएगी अगर x पॉजिटिव है तुम चाहो तो चेक कर सकते हो x की जगह 10 रख के देख लो तो मॉड 10 माइनस 10 कट के 1 तो x कोई भी पॉजिटिव लो इस फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी ओके देख लो अब in the other case when मान लो इक्वल टू 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं 0 रखेंगे 0 ही आ जाएगा तो जब x लेस देन 0 होगा तो ये अभी है मॉड में 1 माइनस 2x अच्छा अब ये 1 माइनस 2x किस पॉइंट पे 0 होगा 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी सर हाफ जी हाफ तो हाफ तो ऐसे भी नेगेटिव है नहीं ओके तो x को अगर मैं कुछ भी नेगेटिव रखूं मान लो -1/2 रख दिया तो ये पॉजिटिव आएगा ओके सो x अगर हाफ से कम है तो क्या होगा मतलब इसके बारे में अगर मैं सोचूं अलग से तो x तो यहाँ नेगेटिव है और नेगेटिव है तो इसका मतलब ये तो हाफ से कम ही होगा ना ये तो पक्का है ना हाफ से तो कम ही होगा अब बताओ तो तुम्हें कहां पे चेक करना चाहोगे सो अब इसको मैं क्या करूंगा बोलो अब तुम चेक करके बता सकते हो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है अगर पूछो 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है 0 पे तो डिपेंड होगा हाफ पे हाफ पे भी होगा तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 के नीचे वाले नेगेटिव पे
नेगेटिव ऐसा नंबर जिसमें वो मोटा वाला पोर्शन 0 आ जाए। नहीं सर तो 0 पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल। होगा नहीं, चलो चेक। -1 और 0 पे नहीं होगा। -1 कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने? -1 क्यों ऐसा लग रहा है आपको? -1 पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल? अच्छा x इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली x जब नेगेटिव बोल रहा हूं तो लेस देन 1/2 भी होगा, है ना? तो जब x लेस देन 1/2 है तो फंक्शन क्या हो जाएगी मुझे बताइए? यहाँ 1 है अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू या 0 से बना है। अगर x नेगेटिव है, मैं ये बोल रहा हूँ 1 - 2x इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगी। तो अब बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 से लेके इंफिनिटी के बीच कुछ भी लेता हूँ तो ये नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? 1 - 2x, मान लो मैं चलो 1 ले लिया एग्जांपल के लिए, है ना? तो एग्जांपल के लिए ये 1/2 है, इधर मैं 1 ले लिया एग्जांपल के लिए, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 रखने पे ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो मतलब x की वैल्यू अगर तुम नेगेटिव लोगे सो दैट विल बी पॉजिटिव आएगा ना सर, मॉड लगा है। नहीं वो तो ठीक है, मैं इनसाइड विदाउट मॉड बात कर रहा हूँ। हाँ, तो विदाउट मॉड क्या होगा? सो ये आंसर, ये -1 - 2x आएगा। 1 - 2x नेगेटिव, अच्छा ये तो सॉरी इधर नेगेटिव है ना, 1 रखने पे नेगेटिव है ना, सॉरी हम इसकी बात करें लेस देन हाफ, तो इधर आपकी नेगेटिव आएगी और इधर पॉजिटिव आएगी। मतलब मैं इनसाइड क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ विदाउट मॉड, 1 - 2x की बात कर रहा हूँ। तो 1 - 2x इज नेगेटिव जब x 1/2 से ज्यादा है। 1 - 2x इज पॉजिटिव एंड x लेस देन हाफ, मतलब 0 रख दिया तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो x लेस देन 0 पे, मतलब x लेस देन हाफ ही होगा, तो उस पे तो ये हमेशा कोई भी नेगेटिव नंबर रख के देखो, ये तो पॉजिटिव नंबर आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। तो ये 1 - 2x हो गया अगर x लेस देन 0 है, तो बस समझने के लिए था। सो मेरा ये फंक्शन आ गया रिड्यूस होके, तो ये फंक्शन रिड्यूस होके ये आ गया। अब बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? तो 0 जा तो 1 है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही 0 से आगे, 0 से पीछे भी डिफरेंशिएबल, जस्ट 0 पे चेक करना पड़ेगा आपको ओनली। तो मुझे बताओ अगर मैं f' 0 निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। बताओ तो ये किसके इक्वल आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ प्रॉब्लम ये अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है ना, तो ये है। तो हम लोग बात कर रहे थे 0 से कम पे, तो ये पॉजिटिव रहेगी। अब बताओ इसमें fx माइनस f0, तो fx की वैल्यू अब डिपेंड करेगा पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, उसके हिसाब से fx अभी रहने दो। f0 एक कहाँ इंक्लूडेड है? यहाँ पे है, तो 0 हो गया 1 अपॉन x। अब इसको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा ना, मुझे चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, चलो तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x की वैल्यू 0 से कम है, तो जब x 0 से कम है तो फंक्शन क्या यूज करोगे? 1 - 2x माइनस 1 अपॉन x, fx यूज करोगे 1 - 2x, तो कितना आ जाएगा? कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल, -2x, तो ये -2 आ गया। चलिए राइट हैंड लिमिट लिख लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 ज्यादा तो क्या होगी फंक्शन की वैल्यू? 1। ठीक, तो फंक्शन तो 1 मतलब अभी 1 लिखा, 1 - 1 ये फंक्शन की वैल्यू 1, 1 - 1 अपॉन x, तो 0 अपॉन x है ना। यहाँ x टेंड्स टू 0 प्लस है, x की वैल्यू 0 थोड़ी ज्यादा है, 0.01 टाइप की, तो ऊपर एग्जैक्ट 0, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर है, तो 0 अपॉन सम नॉन जीरो नंबर 0 आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0।
सो 0 पे चेक किया हमने। 1 पे क्यों लग रहा है आप लोगों को डिफरेंशिएबल नहीं है? चलो मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, इस तरीके से ना जाकर मैं सीधा सीधा चेक कर देता हूँ 1 पे। कुछ लोगों को 1 पे लग रहा था ना, चलो मैं सीधा सीधा जो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं उससे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, f'(1) निकालता हूँ सीधा मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, fx है मॉड 1 माइनस x प्लस मॉड x माइनस f1, x को 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो मॉड 1 1 1 1 1 खत्म 1 ही आ जाएगा, तो ये तो जस्ट 1 आ जाएगा अपॉन में x माइनस 1। अब x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो x 1 के आसपास है तो मतलब 0 1, तो 1 के थोड़े राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, पॉजिटिव ही है ना, तो मॉड x तो तुम्हारा x हो जाना है, तो देखो सो 1 माइनस x प्लस x हो जाना है माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सर नीचे मॉड नहीं होगा, हाँ नीचे मॉड डिनोमिनेटर में मॉड नहीं होगा। अच्छा सॉरी, हाँ सो मेरा मॉड x तो हमेशा रहेगा पॉजिटिव, है ना, इनसाइड वाला, और तो ये भी 0 आ गया डायरेक्टली, ये तो 0 आएगा, है ना, तो ये कट गया, 1 माइनस 1, ये तो 0 आ गया, तो डिफरेंशिएबल तो है, डेरिवेटिव 0 है। चेक करो भाई तुम लोग, तो यहाँ हाँ सर जो ये मॉड के फंक्शंस होते हैं ये सारे 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं कि खाली यही केस? नहीं नहीं नहीं, मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। मॉड x माइनस 1 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ उस पॉइंट पे प्रॉब्लम है जहां इनसाइड क्वांटिटी 0 हो जाए, ठीक है ना, ये है। समझ पा रहे ना, तो ये उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं जहां पे इनसाइड क्वांटिटी 0 हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट, उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमेशा देखो, तुम लोग चेक करना एक बार फिर से, नन ऑफ दिस करेक्ट आया, आप सब गलत बता रहे थे, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ओनली। सो ये जो f है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, f इज डिफरेंशिएबल at all real number except 0, ठीक है ना। तो पॉइंट पूछेगा सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, सॉरी कॉन्टिन्यूटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी, क्या लिखा हूं आप, डिफरेंशिएबल ना, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज all real number except 0, point of discontinuity, sorry non differentiability, non differentiability, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं था, 0, जैसे मैं लिख रहा था पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पूरा रियल नंबर, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एम्प्टी सेट, है ना, पूछेगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी सेट, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ये। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे ये जो मॉड फंक्शन होते हैं इन सब की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी खाली एक ही होती है, मॉड फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा, सॉरी दिस पॉइंट ऑफ सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ वो चेक करना पड़ेगा, जरूरी नहीं ऐसा गारंटी है, जैसे x mod x आ जाएगा, ये पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, तो आपको समझना रीजन क्या है ऐसा, क्योंकि इस x की वजह से ये डिफरेंशिएबल हो जाता है। अगर सिर्फ mod x है तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन x mod x पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ये। सो ये सब यही सब एग्जाम में आता है, ये ऑलरेडी आ चुका है जैम गेट में, तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के खूब क्वेश्चन आते हैं जैम गेट में, ठीक है।
तो ये 11 का था, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है इसके आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इसको चेक करके आना। तो यहाँ बस कॉन्टिन्यूटी था, मैंने आपसे डिफरेंशियबिलिटी पूछ लिया और सब फेल हो गए, कोई सही आंसर नहीं बताया। तो नए क्वेश्चन ट्राई करने का तो हिम्मत होना चाहिए और सही आंसर आने चाहिए, ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें। ये पूछ लिया हमने, है ना। तो इन्होंने बस कॉन्टिन्यूटी की बात की है। तो ये 5.1 एक्सरसाइज है जो कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है, ठीक है। अब मैं अगले क्लास में इसको स्टार्ट करूँ, आगे कुछ खास है नहीं। अगली क्लास ना डिफरेंशियबिलिटी पे है, जिसमें कुछ नहीं है, वही मेनली कि ये आपको पता ही है, ये f' का डेफिनेशन है जो हमने ऑलरेडी शुरू में लिखा दिया आपको, है ना। इस तरह से किसी कोई पॉइंट है डोमेन में, तो ये f' का डेफिनेशन है। सो ये f' का डेफिनेशन है जो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाद में जानते ही हो, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये सब जानते हो ना, कल भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो ये वो है, बाकी वही सब है, यही बता रहा है यहाँ पे। देखो जो लोग कह रहे थे ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ 0 माइनस लिखा है लेकिन ये फंक्शन कॉमन है, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव जो तुम कह रहे थे यहाँ c+h, यहाँ भी c+h है। उसने क्या किया, 0 माइनस अब 0 प्लस किया है, ये चीज है। और अगर यहाँ c-h लिखेगा तो यहाँ 0 प्लस करेगा, ये चीज है, ठीक है। तो ये मतलब है f', मतलब हर जगह सेम ही चीज है, तुम्हें समझना है क्या है, बाकी है ना तो पता ही। अब तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये थ्योरम है ना। तो ये प्रूफ कर रहा है, कैसे, इसका प्रूफ है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। उसी को कह रहा है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, सो समझा रहा होगा। We remark that the converse of the above statement is not true. Indeed, we have seen that the function mod x is continuous but not differentiable, है ना। continuous है लेकिन differentiable नहीं है। mod x continuous है 0 पे, differentiable नहीं है 0 पे। तो ये चीज है। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, कल मैं एक वर्ड यूज किया था चेन रूल, वही है। कॉम्पोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला उसको हम चेन रूल बोलते हैं, तो ये चेन रूल है, कल लिखाया था। तो क्या होता है चेन रूल कि यहाँ पे देख लो, है ना, f बराबर u o v है, तो जब f का डेरिवेटिव करोगे तो u का डेरिवेटिव फिर v का डेरिवेटिव, ये है चेन रूल, ठीक है। इसमें ये था जस्ट मैंने बताया ना कल कि f ऑफ g ऑफ x है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हमने कल देखा था ये f'(gx) इंटू g'(x), तो ये है, इसका नाम है चेन रूल, यही है चेन रूल। बाकी यही तो इजी है ना। तो यहाँ पे जाके ये आ जाता है 5.2 एक्सरसाइज, है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करता हूँ ना। तो mod x-1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, और इसको हमने आज डिस्कस किया, अभी मैं खुद डिस्कस किया ना, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इन फंक्शन ऑफ x, किसी भी इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये, ओके। तो कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ इसको एक बार, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो बाकी आप भी देख के आना एक बारी। सो ये जो चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी, चैप्टर नाम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हमने मेनली वही डिस्कस किया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कल हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं ये जैम गेट क्लास। अभी हालांकि 10 से 11 डाउट क्लास है, जिनके डाउट्स होंगे बाहर के तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ये मतलब बेसिक लेक्चर में स्टॉप करता हूँ। अभी डाउट क्लास इन जनरल सबके लिए होगा, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, जस्ट एक टर्म पूछना था कि डीफ और जीप क्या एक होता है? मतलब उस समय का था कि डीप था, उसका रेंज फाइंड करना था, DIF और DIF, कैपिटल DIF। हाँ, फुल फॉर्म क्या है इसका? बताया नहीं था। नहीं, ऐसे कहीं नोटेशन हुआ तो सब बताएगा क्या मतलब है उसका। तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक था। हाँ, वो GIF हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरह से रहता है। तो वो तुम्हें कहीं भी नोटेशन यूज करेगा तो बताएगा कि उसका मतलब क्या है। कहीं एब्रिविएशन यूज करेगा या शॉर्टकट यूज करेगा तो वहाँ एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस शॉर्टकट, तो वो बताएगा तुम्हें कि वो जो यूज कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म, तो उसका
फुल नेम क्या है वो बताएगा वहाँ पे, चेक करो शुरू में बताया हो, कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम जहाँ डिफाइन किया होगा वहाँ बताया होगा, आगे वो यूज करता है एज इट इज। ठीक है जी, चलिए तो अभी के लिए थैंक यू और गुड नाइट। जिनको डाउट उठा वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।